बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को राज्य में जातीय जनगणना डेटा रिलीज किया। यह सर्वे इसी साल हुआ था। यह यकीनन बिहार में नीतीश कुमार की रहनुमाई में चलने वाले महागठबंधन की सरकार की जीत मानी जाएगी, जिसने इसके लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी। जातीय सर्वे से बिहार में जात की कैटेगरी वाइज डिटेल्स इस तरह से सामने आई हैं। पिछड़ी जाति कुल आबादी का 27.13%, अति पिछड़ी जाति 36.01%, SC 19.65%, ST 1.68% और अनारक्षित 15.52%। हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह सर्वे अहम क्यों है। क्या यह हिंदुस्तान की सियासत में गेम चेंजर बन सकता है? बिहार की जातीय जनगणना के अहम होने की 3 वजहें हैं। पहली वजह, सामाजिक न्याय की राजनीति में मददगार। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह सामाजिक न्याय की राजनीति का अहम सिद्धांत है, जिसे काशीराम ने दिया था। अब इस सर्वे से इस तरह की दावेदारी को और दम मिला है। इसे इस तरह से समझते हैं, अभी कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ नहीं है। यहां तक कि अब आरएसएस ने भी आरक्षण पर अपना रुख बदलते हुए इस पर पुनर्विचार करने के इशारे दिए हैं। निश्चित तौर पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि लोगों को 200 साल तक अभी आरक्षण का समर्थन करना होगा, क्योंकि जो जातीय भेदभाव ऐतिहासिक तौर पर हुए हैं उसे इसी तरह से दूर किया जा सकता है। जो भी पार्टी आरक्षण का समर्थन करती है अब इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि आबादी का जो हिस्सा है उसका प्रतिनिधित्व आरक्षण में मिलना चाहिए। यह राजनीतिक और तार्किक रूप से भी समझदारी की बात है। अगर कोई पार्टी इसका विरोध कर रही है उसका मतलब यह होगा कि 15% की आबादी वाले सामान्य जाति के लोगों के लिए 50% आरक्षण की पक्षधर है। अब बिहार जातीय जनगणना डेटा आने के बाद विपक्षी पार्टियों के पास पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग करने का बेहतर मौका होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण का अपर कैप लगा रखा है, उसे हटाने की मांग तेज की जा सकती है। जातीय जनगणना के आधार पर अब इसका ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसका मतलब निश्चित तौर पर ओबीसी कोटा को बढ़ाना होगा। शायद एससी एसटी का कोटा बढ़ाने पर भी विचार करना पड़ेगा। ओबीसी आरक्षण को विधायिकाओं में भी बढ़ाना होगा। जातीय जनगणना के अहम होने की दूसरी वजह यह है कि कमंडल पर फिर से मंडल भारी पड़ेगा या मंडल की राजनीति जोर पकड़ेगी। बीजेपी को मंडल राजनीति का काउंटर करने और अपनी हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग का कॉकटेल तैयार करने में पूरे 25 साल लग गए। हिंदू नैरेटिव वाली इस कहानी में बीजेपी ने दूसरे कम दबंग ओबीसी जातियों और छोटी मोटी एससी जातीय समूहों को अपने साथ मिलाया और पारंपरिक तौर पर ओबीसी के झंडाबरदार रहे एसपी और बीएसपी जैसी पार्टियों के खिलाफ उनको खड़ा किया। एसपी बीएसपी जैसी पार्टियों को कुछ खास ओबीसी जात के नुमाइंदे की तरह पेश किया गया और साथ ही उन्हें मुसलमानों का नेता दिखाया गया। अगर जातीय सर्वे और कोटा में बढ़ोतरी आज की राजनीतिक हकीकत बन जाए तो अभी हिंदू वोटों की गुटबंदी 80 वर्सेस 20 का जो नैरेटिव है वो पूरी तरह से उल्टा पड़ सकता है और यह एक बार फिर से कमंडल की राजनीति को पीछे रखकर मंडल को आगे कर सकता है। इससे इस बात की ज्यादा संभावना है कि अलग अलग जात के दलित, आदिवासी और ओबीसीज इस 80% वाले हिस्से में आ जाएंगे। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सच में संभव है। यह जातीय सर्वे इसलिए भी अहम है कि इससे मुस्लिम समाज में भी जात पात का डेटा सामने आया है। जैसे ही जातीय सर्वे का डेटा रिलीज हुआ, हिंदुत्व समर्थक कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस मसले को लेकर इस तरह की गलत सूचनाएं फैलाना शुरू कर दिए। इसमें यह दावे किए गए कि जाति सर्वे हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने के लिए किया गया, बल्कि यह बात सही नहीं है, क्योंकि इस सर्वे ने धार्मिक और जातीय दोनों ही तरह का डेटा रिलीज किया है। धार्मिक डेटा के हिसाब से बिहार की आबादी में कुल 82% हिंदू हैं, जबकि मुसलमान की संख्या 17.7% है। हालांकि जातीय सर्वे में हिंदू और मुसलमान दोनों ही समाजों की गिनती जात के आधार पर हुई है। मोटा मोटी तौर पर बिहार के 3/4 मुस्लिम ओबीसी या ईबीसी के अंतर्गत आते हैं, जबकि 1/4 सिर्फ सामान्य कैटेगरी में आते हैं। यह सर्वे साफ दिखाता है कि मुस्लिम समाज कई स्तरों पर बटा हुआ है और हिंदुओं की तरह यहाँ भी कई जातियां हैं। इस वजह से अब इस बात पर जोर बढ़ सकता है कि मुस्लिम समाज के अंदर ओबीसी ईबीसी का प्रतिनिधित्व ज्यादा बढ़ाया जाए। निश्चित तौर पर जब यह होगा तो मजहबी नफरत और हेट क्राइम ओबीसी, ईबीसी और सभी कैटेगरी के सामान्य मुस्लिमों के प्रति लगभग खत्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सियासी नुमाइंदगी की बात करें तो ओबीसी और ईबीसी बैकग्राउंड से आने वाले मुसलमानों की नुमाइंदगी काफी हद तक कम है। अब सवाल उठता है कि क्या यह जातीय सर्वे सियासी गेम चेंजर हो सकता है। सैद्धांतिक तौर पर कहें तो हाँ, हमने इसकी 3 वजहों पर बातें की, लेकिन हकीकत में इसकी राह आसान नहीं होने वाली। इस मुद्दे पर लोगों को एकजुट करने की इंडिया ब्लॉक की क्षमता पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर केवल भाषणों और घोषणाओं से लामबंदी हो सके। बहुत सारे जमीनी काम की जरूरत होगी। यहाँ एक अहम फैक्टर लीडरशिप का भी है।
मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के ऐलान के बाद वीपी सिंह उत्तर प्रदेश और बिहार में ओबीसी वोटों को एकजुट करने में कामयाब रहे थे, क्योंकि उन्हें मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे मजबूत ओबीसी नेताओं का समर्थन मिला था। हालांकि वो उन राज्यों में अपनी जड़ें नहीं जमा सके जहां ऐसे नेता नहीं थे या सामाजिक न्याय आधारित राजनीति का कोई मजबूत इतिहास नहीं था। मौजूदा वक्त में इंडिया ब्लॉक में ओबीसी नेताओं में नीतीश कुमार, भूपेश बघेल, लालू यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, जयंत चौधरी, अशोक गहलोत और सिद्धारमैया, एमके स्टालिन की एक मजबूत कतार है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के 3 अहम राजनीतिक दलों की रहनुमाई दलितों के हाथ में है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीआई महासचिव डी राजा और वीसीके अध्यक्ष थिरुमावलवन और झारखंड मोर्चा के प्रेसिडेंट शिबू सोरेन का नाम शामिल है। हालांकि मौजूदा वक्त में इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की एकजुटता की क्षमता में राज्य स्तर पर काफी भिन्नताएं हैं। आइए इसको राज्यवार तरीके से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। जातीय जनगणना अग्रणी बिहार इंडिया ब्लॉक के पीछे ओबीसी एकजुटता के सबसे मजबूत दावेदार वाले राज्य की रहनुमाई करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गठबंधन को आरजेडी की वजह से सबसे बड़ी प्रभावशाली ओबीसी जाति यादव और जेडीयू की वजह से गैर प्रमुख ओबीसी के एक बड़े हिस्से का समर्थन प्राप्त है। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ओबीसी कुर्मी जाति से हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत से गैर प्रमुख ओबीसी जातियों का आधार तैयार किया है। जब तक हिंदुत्व या राष्ट्रवादी लहर नहीं होगी, बीजेपी को बिहार में इंडिया ब्लॉक की बढ़त को तोड़ना मुश्किल हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर बीजेपी गैर प्रमुख ओबीसी को एसपी के खिलाफ करने में कामयाब रही है, जिसे प्रमुख ओबीसी यादव समुदाय और मुसलमानों के हितों की रहनुमाई करने वाली पार्टी के रूप में देखा जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव कुछ हद तक यादव मुस्लिम आधार से आगे निकलने में कामयाब रहे, लेकिन गैर यादव ओबीसी के बीच वह अभी भी बीजेपी से काफी पीछे हैं। जातीय जनगणना संभावित रूप से अखिलेश यादव को कम अन्य ओबीसी समूहों को एकजुट करने में मदद कर सकती है। पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य और नरेश उत्तम पटेल जैसे गैर यादव ओबीसी नेताओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना होगा। अगर कर्नाटक पर नजर डालें तो कर्नाटक एक और राज्य है जहां जातीय जनगणना इंडिया ब्लॉक को फायदा पहुंचा सकती है। सीएम सिद्धारमैया का राजनीतिक आधार गैर प्रमुख ओबीसी, दलितों और अल्पसंख्यकों को जोड़ने में निहित है। जेडीएस के साथ गठबंधन करके बीजेपी ऊंची जातियों और 2 प्रमुख किसान जातियों लिंगायत और वोक्कलिगा को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं हरियाणा की। यहाँ एक दिलचस्प मामला हो सकता है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की राजनीति मुख्य रूप से जाटों और दलितों पर टिकी हुई है, जबकि गुज्जर, अहीर और सैनी जैसी ओबीसी जातियां मजबूती से बीजेपी के साथ हैं। जब तक कांग्रेस को जाट पार्टी के प्रमुख के रूप में देखा जाएगा, तब तक इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो हरियाणा की तरह यहाँ भी कांग्रेस और एनसीपी का आधार पारंपरिक रूप से प्रमुख कृषि समुदाय रहा है। इससे बीजेपी को ओबीसी के बीच विस्तार करने का मौका मिला। हालांकि अब बीजेपी मराठों को लुभाने की कोशिश कर रही है और इस प्रोसेस में उसने अपने ओबीसी आधार का एक हिस्सा अलग कर लिया है। यह देखना बाकी है कि ऐसे वक्त में जब मराठा आरक्षण का सवाल फोकस में है, जाति सर्वे महाराष्ट्र की सियासत में क्या उथल पुथल मचा सकता है।